नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात रुपए में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट की। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब रुपया 90 रुपए प्रति डॉलर के पार चला गया। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक मिलीजुली स्थिति है, जहां निर्यात उन्मुख क्षेत्रों को लाभ हो सकता है, लेकिन आयात आधारित उद्योगों और आम उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से डॉलर के मुकाबले रुपए में 9 पैसे की गिरावट रिकॉर्ड हुई, जिसके बाद ये 90.05 पर ओपन हुआ। बाजार खुलते ही रुपए में आई ये गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी बड़े झटके से कम नहीं है। हालांकि रुपए पर बढ़ रहे दबाव के पीछे कई कारण हैं, जिनमें डॉलर का स्ट्रांग होना, वैश्विक अनिश्चितताओं में वृद्धि तेज, विदेशी डिमांड जैसे कई कारण शामिल हैं। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आज हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मजबूत है और लगातार होती चली जा रही है। लेकिन रुपया कमजोर होने से आने वाले समय में अर्थव्यवस्था में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत की मजबूत जीडीपी के बाद भी रुपए में आ रही ये गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ाते जा रही है। लेकिन जिस तरह से सरकार के प्रयास हैं, हमें इससे चिंतित नहीं होना है, बस काम की रफ्तार को बढ़ाते रहना है। इसके पहले साल 2022 में ऐसी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन आज भारत मजबूत स्थिति में है। बहरहाल रुपए में गिरावट क्यों आ रही है, आइए समझते हैं। पिछले काफी दिनों से बाजार में अनिश्चितता बढ़ रही है। डॉलर मजबूत हो रहा है, ऐसे में निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश में रहते हैं और वे डॉलर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा विदेशी निवेशकों ने भी भारतीय बाजारों से पैसा निकालना तेज कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप रुपया कमजोर होते जा रहा है और डॉलर की मांग बढ़ती जा रही है। अमेरिका की नीतियां भी कर रही हैं प्रभावित। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर हो रही देरी, अमेरिका की आर्थिक नीतियां, अमेरिकी फेड रिजर्व बैंक की ब्याज दर पर बढ़ रही अटकलें भी रुपए के दबाव को बढ़ा रही हैं। रुपए की कमजोरी से न केवल आयात महंगा होता है, बल्कि पेट्रोल डीजल के दाम के साथ ही मशीनरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ तक कि विदेश जाना भी महंगा हो जाता है। क्या आरबीआई की दखल से इसमें राहत मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। एसबीआई की नई इको रैप रिपोर्ट इस पूरे मामले की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट कहती है कि जरूरी नहीं कि गिरता रुपया कमजोर रुपया हो। दरअसल रुपए को खींचने वाली ताकतें सिर्फ बाहरी हैं, जबकि भारत की घरेलू आर्थिक मजबूती अब भी बेहद ठोस है। रिपोर्ट के मुताबिक रुपए में गिरावट की रफ्तार इस बार काफी तेज रही। कम समय में रुपया 85 से 90 के स्तर तक गिर गया, जबकि पहले 5 रुपए की गिरावट आने में सालों लग जाते थे। ये गिरावट दूसरी सबसे तेज गिरावट बताई गई है, जो टैपर टैंट्रम के बाद देखी गई थी। बड़ा सवाल ये है कि ये गिरावट आखिर क्यों हुई। इसके 3 बड़े कारण रिपोर्ट में साफ बताए गए हैं। पहला, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड डील को लेकर बनी अनिश्चितता। दूसरा, विदेशी निवेशकों यानी एफपीआई द्वारा भारतीय बाजारों से बड़े पैमाने पर पैसा निकालना। तीसरा, आरबीआई का ये स्पष्ट रुख कि वो रुपए को किसी खास स्तर पर रोकने के लिए आक्रामक दखल नहीं करेगा। आरबीआई ने साफ कहा कि उसका लक्ष्य केवल स्थिरता बनाए रखना है, न कि किसी खास भाव की रक्षा करना। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की मजबूती, ऑफशोर मार्केट्स में ट्रेडिंग दबाव और कुछ तकनीकी स्तर टूटने के बाद ट्रिगर हुई ऑप्शन सेलिंग ने भी रुपए को नीचे धकेला। रिपोर्ट का सबसे बड़ा खुलासा ये है कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए भारी भरकम टैरिफ भी रुपए की कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। 2 अप्रैल 2025 के बाद से भारत के मुख्य निर्यातों पर अमेरिका ने 50% तक का टैरिफ लगा दिया। चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों पर यह टैरिफ 15 से 30% ही है, जिससे लगभग 45 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर इसका सीधा प्रभाव पड़ा। इससे न सिर्फ भारतीय निर्यातकों पर दबाव बढ़ा, बल्कि रुपए में गिरावट भी तेज हुई। अब असल में समझने की कोशिश करें तो क्या रुपया सच में कमजोर हो गया है? तो जवाब नहीं है। आने वाले महीनों में भी कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे। आने वाले समय में दबाव और विदेशी निवेश की चाल रुपए की दिशा तय करेगी। हालांकि एसबीआई का मानना है कि ट्रेड डील मार्च 2026 से पहले हो सकती है और तब रुपए पर दबाव कम होगा। रिसर्च के मुताबिक रुपए के कमजोर होने के जिम्मेदार माने जाने वाले सवालों के जवाब देखें। रीड के अनुसार ये अंडरवैल्यूड है। अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ और एफपीआई आउटफ्लो रुपए की गिरावट के मुख्य कारण है। एसबीआई कहता है कि ट्रेड घाटा मामूली बढ़ा है और ये असली वजह नहीं है। आरबीआई सिर्फ अत्यधिक वोलेटिलिटी रोक रहा है।
वो किसी खास स्तर की रक्षा नहीं कर रहा। अगर ट्रेड डील सुलझती है और बाहरी दबाव कम होते हैं तो रुपए में सुधार संभव है। कुल मिलाकर रुपए में गिरावट चिंता का विषय है भी और नहीं भी, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती रहे उसके लिए हर रणनीति पर तैयार रहने की जरूरत है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो रुपए में गिरावट की बात है और डॉलर से अदावत की बात हो रही है। एक बात समझ में आई है पूरी रिपोर्ट से, और क्योंकि ये बात सच है, रुपये में जिस तरीके से गिरावट आई है इसको समझना पड़ेगा और हमारी इकोनॉमी पे कितना इफेक्ट डालेगा इस पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि एक रिपोर्ट जिस तरीके से सामने आई है वो कहती है नहीं, हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है यदि रुपए में गिरावट है भी तो, लेकिन इसके पीछे के जो फैक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में तो इफेक्ट कर सकते हैं। हालांकि हमारी जीडीपी और हमारी इकोनॉमी जिस तरीके से मजबूत हुई है उसके बाद शायद इसका बहुत प्रभाव ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में भी हमारी ये रफ्तार कम ना हो और इस तरह से कभी भी यदि मान लीजिए रुपया कमज़ोर होता है या इस तरह की चीज़ें आती हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी प्लान करके तो हमें काम करना ही पड़ेगा। इसी पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं सुरेश मनचंदा। सुरेश मनचंदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं विनीत राठौर। विनीत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले ओमनाथ जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। ओमनाथ जी, जिस तरीके से एक बहुत आम भाषा में हम समझें, इसकी डेप्थ में तो हम धीरे धीरे जाएंगे। दो बातें हैं। एक तरफ ये कहा गया कि जिस तरीके से रुपया कमज़ोर हुआ उसके पीछे टैरिफ की बात भी आ गई, उसके पीछे ट्रेड डील की बात भी आ गई, उसके पीछे ये भी हो गया कि डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, रुपया इतनी तेज़ी से गिरा, इतनी गिरावट आई, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। बहुत ना सही, थोड़ा बहुत तो पड़ता है। लेकिन एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी कि जो हमारी जीडीपी है या जिस तरीके से हमारी एक इकोनॉमी है भारत की, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ हुई है इसके पीछे का मुख्य कारण क्या है और असल में ये कितना इफेक्ट हमें कर सकता है। बिल्कुल, मैं इसमें एक दूसरा पहलू बताता हूँ। आप जब अभी रिपोर्ट आपकी चल रही थी तो आपने कहा कि 85 रुपए से 90 रुपए तक जब डॉलर के मुकाबले रुपए गिरा तो ये सबसे तेज गिरावट थी। तो मैं उसका दूसरा पक्ष आपको बताता हूँ कि हिस्टोरिकली 5, 10, 15, 20 साल के टेन्योर में अगर आप देखेंगे तो रुपए हमेशा 3.4% से लेके 4.3% तक हर 5 साल 10 साल हर साल इतना परसेंट वो गिरता रहा है। इस साल अगर आप देखेंगे परसेंटेज टर्म में ईयर टू डेट में अगर देखेंगे तो रुपए की गिरावट रही है 5.3%, क्योंकि वो गिरा 85 रुपए से है। तो देखने में ये लगता है कि 5 रुपए बहुत तेजी से गिर गए, लेकिन उसकी गिरावट अगर प्रतिशत में देखेंगे तो वो 5.3% है, जो 4% एक नॉर्मल गिरावट के मुकाबले 5.3% है। पहली चीज तो इतनी घबराने वाली कोई विशेष बात उसमें है नहीं कि 5 रुपए तेजी से गिरा, क्योंकि वो 85 से गिरा है, उसका बेस बड़ा होता चला यार। यही 80 से गिरा होता तो इट वुड हैव बीन 4 रुपीज। अब आगे बढ़ते हैं कि आपने कहा कि वो जो गिरा है उसमें एक वो सिल्वर लाइनिंग भी है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि हमारे इंपोर्ट अगर महंगे हो रहे हैं तो ऑब्वियसली एक्सपोर्टर्स को भी इसमें फायदा हो रहा है। भारत में लगभग 137 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है, जो बाहर से हमारे श्रमिक हैं और जो हमारे कुशल कामगार हैं, हमारे आईटी सेक्टर के लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, वो 137 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस देते हैं, जो अगर हम 80 रुपए से कैलकुलेट करते हैं और अब हम 90 रुपए से कैलकुलेट करेंगे तो भारत के पास में $10 एक्स्ट्रा आ रहा है। यानी हर $1000 पे अगर आप देखोगे 80 रुपए और 90 रुपए के डॉलर के मुकाबले में 10,000 रुपए उनके पास अधिक आ रहा है। ये पैसा भी मार्केट में आएगा। इसके एक और कारण है, एक मैं और सिल्वर लाइनिंग आपको बताता हूं कि डॉलर के गिरने के पीछे एक और रीजन है कि भारत में जो रेट कट हो रहे हैं, जो रेपो रेट अभी जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आज पहला दिन था, कल आपके पास नतीजे आएंगे कि आरबीआई हो सकता है 25 पैसे 50 पैसे का उसमें रेट कट कर सकता है। रेट कट अगर होगा तो डेफिनेटली उससे इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी। अब जब रेट कट होता है तो भारत का जो बॉन्ड है, ट्रेजरी बॉन्ड्स है, उसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो विदेश की संस्थागत जो भारतीय बॉन्ड में निवेश करते हैं वो अपना परचेजिंग को रोकते हैं। तो इसमें दो बातें, उन्होंने परचेजिंग रोकी तो डॉलर भारत में आना कम होगा, लेकिन दूसरा पहलू यह है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो भारत की इकोनॉमी को ग्रोथ मिलेगी। तो देखा जाए जो इतना बड़ा हाइप बनाया गया है कि डॉलर
कमजोर होता, रुपए कमजोर होता चला जा रहा है, उतना चिंता वाला विषय उसमें नहीं है। इसलिए आपको आरबीआई के स्टैंड देखना पड़ेगा। आरबीआई के स्टैंड पहले था स्टेबलाइज्ड। स्टेबलाइज का मतलब ये रहता है कि जहां पे वो रुपए को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसने अपना स्टैंड चेंज करके लेकर के आ गया क्रॉल लाइक, यानी कि अब वो गाइडिंग के रोल में आ गया। अब वो प्रोटेक्ट नहीं करेगा, गाइडिंग करेगा। ओवरऑल देखा जाए इट्स अ सिल्वर लाइनिंग, दोनों पहलू हैं। ऑब्वियसली फ्यूल हमारा महंगा हो रहा है, फ्यूल अगर महंगा हो रहा है तो आपको ये भी देखना है कि वो डॉलर 80 रुपीज में पहले मिलता था, आज 62 रुपए और 63 रुपए में मिल रहा है। आज अगर रशिया के व्लादिमीर पुतिन जी से बहुत अच्छी मुलाकात भारत की हो जाती है तो हो सकता है वैश्विक रूप में 60 रुपए का डॉलर पे आपको तेल मिल सकता है। तो 80 का तेल आपको 62 में मिल रहा है, 85 का डॉलर 90 का हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो भारतीय इकोनॉमी के लिए एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, और लंबे समय में आप ओमनाथ जी वापस आऊंगी, एक बार सभी की प्रतिक्रिया आ जाए जल्दी जल्दी से, कैसे देखते हैं वो उस चीज को। सुरेश जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज आ रही है राखी जी। हाँ सुरेश जी, यहाँ पर आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं, मैं ट्रेड डील और टैरिफ को लेकर बात करूंगी। एक पहलू ये भी जोड़ा गया है कि कहीं ना कहीं हम कितना ही कह लें कि हमारी ग्रोथ बढ़ी, हमारी इकोनॉमी बढ़ी, लेकिन उसका जो टैरिफ था और जो ट्रेड डील है उसको लेकर के ये इफेक्ट नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होता है, देखिए बहुत ज्यादा ना सही, कुछ तो फर्क पड़ता है। तो चाहे हम ट्रेड डील की बात करें अमेरिका के साथ या उनके लगाए गए टैरिफ की बात करें, और लगातार ये जो गिरावट आई है, क्या इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं? देखिए राखी जी, सबसे पहले तो सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अभी ओमनाथ जी ने एक सिक्के का एक पहलू बताया, अब मैं उसके सिक्के के दूसरे पहलू के ऊपर पे नजर दौड़ाऊंगा। देखिए, हमने सिर्फ एक्सपोर्ट की तरफ एक नजर दौड़ाई, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका ट्रेड डेफिसिट कितना है। ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये एक बहुत बड़ा कारण है। यस, ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो एक छोटा सा कारण है, लेकिन अगर मैं इसको विस्तार के साथ लेकर के चलूं तो उन आंकड़ों के ऊपर पे मैं नजर दौड़ाऊंगा। देखिए, 2025 का जो हमारा इंपोर्ट है वो अभी तक अक्टूबर तक 375 बिलियन यानी कि 375 अरब डॉलर का हुआ है, जबकि हमने एक्सपोर्ट जो किया है वो मात्र 220 अरब डॉलर का किया है। ये जो सिल्वर लाइनिंग यहां पर जिसकी बात कर रहे थे शर्मा जी, तो यहां पर एक डार्कनेस ये है कि आपका जो डेफिसिट है वो इसकी वजह से बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। करीब करीब 150 अरब डॉलर का आप यहां पे डेफिसिट है अभी तक आपके पास में। अभी फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने में अभी 3 महीने और बाकी पड़े हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको ये ध्यान देनी होगी, मैं आपको बताऊं राखी जी, जो सोना जिसका जो मेजरली हम इंपोर्टर्स हैं किस किस के, मेटल्स के, हमारे पास यहाँ पे मेटल्स के रिजर्व्स नहीं है। भारत इंपोर्ट करता है, यहां तक कि स्टील भी इंपोर्ट करता है, आयरन और भी इंपोर्ट करता है, कॉपर इंपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम इंपोर्ट करता है, इसके साथ में लेड इंपोर्ट करता है, आपका गोल्ड सिल्वर ये इंपोर्ट करता है। मैं सिल्वर और गोल्ड की ही अगर बात करूं तो करीब करीब हजार टन के तो गोल्ड और सिल्वर का इंपोर्ट है ईयरली। और जो मेजरली आपकी जो करेंसी इसके अगेंस्ट में जाती है वो आपका डॉलर ही जाता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं राखी जी, 11 साल के अंदर में पहली दफा ऐसा हुआ है कि अक्टूबर का ये जो महीना गया है, अक्टूबर 2025 का महीना, इसके अंदर में हमारा जो डेफिसिट है मंथ वाइज 42 अरब डॉलर का है, 42 बिलियन डॉलर्स। और अमेरिका और इसकी अगर मैं हिंदुस्तान की अगर बात करता हूं तो अमेरिका जो इंक्रीमेंटल गेन जो लेता है, अमेरिका के अंदर में जो एक्सपोर्ट ज्यादा गेन करता है वो सिर्फ 41 बिलियन डॉलर है। उससे ज्यादा तो हमने यहाँ पे डेफिसिट कर दिया आपके एक ही महीने के अंदर में, अक्टूबर 2025 के अंदर में। इसके जो अदर प्रोस्पेक्ट हैं, देखिए जो प्राइसेस मेटल के आज से 4 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, 2020 की अगर मैं बात करता हूं, मैं आपको डेटा शेयर कर देता हूं कि 2020 के अंदर में हमारे पास में जो गोल्ड था वो था तकरीबन 1800 डॉलर पर ऑन्स। आज जो हम परचेज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 4200 डॉलर पर ऑन्स। एक बात, यानी कि यहां पर जो आपका इंक्रीमेंटल आया वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स से भी ज्यादा का आया है, ठीक है, 200% से भी ज्यादा का। सिल्वर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सिल्वर जो है वो 57 डॉलर की है आज की तारीख के अंदर में। अगर चांदी 57 डॉलर की है, और ये मैं 2022 की अगर मैं देख रहा हूं तो ये आपके पास में थी 18 डॉलर। 18 डॉलर से आप सफर तय कर रहे हैं 57 डॉलर का, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, 300%। तो ये सारी आपकी इंपोर्ट की हुई की जाने वाली आइटम्स है।
जहां तक कच्चे तेल की बात है, कच्चा तेल का हमेशा से देखिए, कच्चा तेल इसी रेंज बाउंड के अंदर में रहा है। कच्चे तेल का तो एक टाइम ऐसा भी आया था कोरोना के अंदर में, किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्रूड ऑयल कोई भी कमोडिटी, देखिए साइंटिस्ट इकोनॉमिस्ट हैं शर्मा जी, और आज तक किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो माइनस के अंदर नहीं गया, जीरो के नीचे कभी नहीं गया। लेकिन कोरोना टाइम ऐसा टाइम था 2021 का, जिस समय पर कच्चा तेल -$40 था, माइनस। इमेजिन, आप माइनस के अंदर ट्रेड कर रहे थे। जो ऑयल कंपनीज थी वो ये बोल रही थी कि आप तेल भी ले जाइए, हमसे $40 एक्स्ट्रा भी लेकर के जाइए, लेकिन आप तेल यहां से लेकर के जाइए। तो ये स्थिति उस समय पर पैदा हुई थी। जहां तक देखिए ट्रेड डेफिसिट का हमें कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, ये जो रूपी डॉलर की जो इक्वेशन है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने एक्सपोर्ट हम कर पा रहे हैं? हम बहुत कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। हमारी जो डिपेंडेंसी है वो मेजरली आपकी एग्री प्रोड्यूस के ऊपर है। मैक्सिमम आप राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब राइस के अंदर भी एक बड़ी दिक्कत है, क्या आ रही है? राइस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि सबसे लोएस्ट प्राइसेस आपके हैं, हिंदुस्तान के सबसे लोएस्ट प्राइसेस है। पिछले 2 साल आपका राइस एक्सपोर्ट बैन रहा, यहां से एक्सपोर्ट नहीं हुआ। उसकी वजह से इंटरनेशनल जो बायर्स थे वो अदर कंट्रीज में शिफ्ट कर गए, तो वहां पर एक डंट लगा। इस वजह से आपके एक्सपोर्ट्स डाउन चले गए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं राखी जी, जो डाटा यहां पर चाइना से आप इंपोर्ट कितना कर रहे हैं? चाइना से आप लगभग $100 अरब का आप इंपोर्ट कर रहे हैं अकेले चाइना से, और उसको एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं आप? मात्र $13 बिलियन का। तो ये जो डेफिसिट है, आपको अपनी डिपेंडेंसी इंटरनेशनल मार्केट से रिड्यूस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वहां पर पेमेंट करने के लिए तो डॉलर चाहिए, और डॉलर की लगातार आपकी डिमांड रेज हो रही है, तो जो जिस चीज की डिमांड रेज होगी वो कॉस्टली होगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए सुरेश जी वापस आऊंगी। विनीत जी मुझे सुन पा रहे हैं? विनीत जी। हाँ जी, राखी जी बताइए। हाँ सारे विनीत जी, पैनलिस्ट को नमस्कार। ये हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि जब इस तरह के कोई इश्यूज आते हैं, या इकोनॉमी की बात होती है, या ये हमें समझना पड़ेगा कि जब रुपया कमज़ोर होता है, हम तो हमारे भारत में रुपए की वैल्यू को समझते हैं, यदि वो कमज़ोर हो रहा है, क्योंकि हमारी जो डील्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, हमें उसकी गंभीरता को समझते हुए, शेयर मार्केट से यदि मैं कंपेयर करके देखूं और सारी चीज़ों को देखूं, तो कोई भी इफेक्ट ना शेयर मार्केट पर सबसे पहले पड़ता है। ये हमेशा देखा है। मैं नॉर्मल भी शेयर मार्केट को यदि समझूं, आम लोग समझें, और यदि रुपया कमज़ोर हुआ है उसका भी एक इफेक्ट पड़ा, तो किस तरीके से वहाँ पे एक कमज़ोरी देखी जाए और कितना प्रभाव आप महसूस करते हैं? डेफिनेटली प्रभाव तो है, लेकिन उस हिसाब से अगर अब जैसे अभी सुरेश जी ने बोला यहाँ पे कि हमारे पास में ट्रेड डेफिसिट है, तो ट्रेड डेफिसिट रहेगा तो जब तक हम लोग डॉलर के अंदर वीक होते रहेंगे, क्योंकि डॉलर एक साइकिल करेंसी है। हम कहीं पे भी ट्रेड करने जा रहे हैं, चाइना के साथ में ट्रेड करने जा रहे हैं, किसी और दूसरी कंट्री के साथ में ट्रेड करने जा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग डॉलर ही एक्सचेंज कर रहे हैं। जब डॉलर एक्सचेंज कर रहे हैं और हमारे पास में, हम एग्री के अंदर वर्ल्ड के अंदर सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहां पे हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं एग्री प्रोडक्ट्स के अंदर। अब वो ही जब उसके अंदर बैन आ जाएगा, जैसे चावल के अंदर लास्ट ईयर वो था, हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इन सारी चीजों की वजह से इम्पैक्ट पड़ेगा और वो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता चला जाएगा। जहां ट्रेड डेफिसिट बढ़ा तो वहां पे डॉलर की कीमत बढ़ गई। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर यहाँ पे हमारे पास में कंटिन्यूस देखा गया है कि जो भी FIs थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो थे, उन्होंने कंटिन्यूस निकाले अपने पैसे पिछले 2 साल से मतलब प्रॉफिट्स बुक करके वो बाहर निकलते जा रहे हैं इसमें से। तो वो जब अपने कंट्री के अंदर वापस पैसा लेके जा रहे हैं, डॉलर वापस लेके जा रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लमेटिक है। जब डॉलर वापस जाएगा कंट्री के अंदर, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, तो फिर वो डॉलर ऑब्वियसली वहां पे महंगा होता चला जाएगा। यहाँ पे इक्विटी के अंदर वो सेल करेंगे, इंडियन रुपी के अंदर सेल करके, और फिर वापस डॉलर एक्सचेंज करेंगे, तो वहां पे महंगा होगा ही वो डॉलर। तो डिमांड और सप्लाई दोनों जगह से यहाँ पे मैच नहीं कर पा रही है। फिर उसके बाद में और बाकी सारे जो हमारे फैक्टर्स हैं, इक्विटी मार्केट जो है पिछले 1-1.5 साल के अंदर कुछ खास अच्छा परफॉर्म करके नहीं दिखा पाई है। इस वजह से गोल्ड और सिल्वर के अंदर हमारे पास में भी वहां पे भी एक ट्रेड डेफिसिट बन के आ गया, क्योंकि वहां पे गोल्ड और सिल्वर के भी रेट्स काफी हाई चले गए हैं। तो हम लोगों को जब वो इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को डॉलर देना पड़ रहा है। तो जब डॉलर यहाँ से जाएगा और हमारी करेंसी और ज्यादा वीक होती चली जाएगी उसके अगेंस्ट के अंदर, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं, जहाँ पे जिस चीज के ऊपर अभी वीकेंड हो सकता है और आगे फर्दर भी वीकेंड हो सकता है। अगर मैं चार्ट्स की बात बोलूं तो कहीं ना कहीं $92 के आसपास में पहुंच के हम लोग तब जाके थोड़ा बहुत राहत मिल सकती है इसके अंदर, उन लेवल से थोड़ी बहुत कुछ करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन हाँ, $92 तक जाने के चांसेस बनते हैं।
बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। आज मैं राजनीतिक रूप से सभी की प्रतिक्रिया बाद में लूंगी। मुझे लगता है जकिया जी की प्रतिक्रिया और आ जाए, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बात करूंगी। जकिया जी, क्योंकि एक राजनीतिक विश्लेषक हैं और मुझे लगता है जब देश की बात हो रही होती है, रुपये की बात हो रही होती है, हर चीज़ का देखिए इफेक्ट कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पे, जीडीपी पे जाएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल राजनीति से बिल्कुल हटकर हो जाता है, लेकिन ये हमारे देश की जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हर चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ है। कैसे देखती हैं यदि रुपया कमज़ोर हुआ है? एसबीआई की रिपोर्ट तो कहती है, या वो खुद कहते हैं कि वो दिख कमज़ोर रहा है पर असल में कमज़ोर नहीं है। इसके पहलू को भी सुरेश जी और ओमनाथ जी हालांकि डिस्क्राइब उन्होंने किया बहुत अच्छे से। आप कैसे देखती हैं? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं जो सुरेश जी ने कहा, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमति रखती हूँ। क्योंकि आप एक बात समझिए कि हमारी जो एजेंसीज हैं, चाहे वो आरबीआई हो, एसबीआई हो, या जो भी हमारे हैं, वो क्या कह रहे हैं मैटर नहीं करता। हकीकत क्या होने वाली है उसे हमें खुद से आंख खोल के देखने की जरूरत है। बिकॉज आप किसी चीज को छुपाने की कोशिश और किसी चीज को एक्सेप्ट करके उसके सोल्यूशन निकालने की कोशिश, बहुत दोनों दो डिफरेंट थिंग्स है। और जब बात मालूम है देश की आती है, तो मुझे लगता है कि हर राजनीति और हर तरह की अपनी चीजों को हाइड करने के जगह उसके सोल्यूशन और उसकी फोकस के ऊपर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो हमारे लिए मेन टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए कि सबसे पहले तो हम जो अपना ट्रेड डील है उसको फास्ट ट्रैक पे किसी भी तरह से करें। और अभी जो पुतिन जी आए हैं तो डेफिनेटली ये ट्रेड डील पे असर फिर और ज्यादा करने वाला है। डेफिनेट सा बात है कि यूएस फिर से अपनी चीज दिखाएगा, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को, खासतौर से वरिष्ठ नेताओं को, फॉरेन मिनिस्ट्रीज को ये चीजों की ध्यान रखनी चाहिए कि ऐसे क्रूशियल टाइम में जहां ऑलरेडी रुपए का इतना चल रहा है, क्योंकि अभी आप ब्रिक्स में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हुए हैं, उसको कहीं पे मान्यता और इस तरह की ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को कहें चलो डॉलर्स है तो है, कोई डजंट मैटर, वी आर डीलिंग इन ब्रिक्स एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग अ वेरी गुड एंगेजमेंट विद अदर यूरोपियन कंट्रीज। यूएस से मतलब नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले अपनी डील्स को फास्ट ट्रैक करके उनको करना चाहिए था। और डेफिनेटली रिलेशन हमें बनाना है, रशिया के साथ भी बनाना है, क्योंकि डेफिनेट सा बात है अगर वहां से क्रूड ऑयल हमें और सस्ता मिल सकता है, एनीथिंग विच हेल्प्स इंडिया इज गुड, इज ऑलवेज गुड एंड एक्सेप्टेबल, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। दूसरा जो इम्पोर्टेंस है कि हमें अपनी आरबीआई को, अपने मतलब गोल्ड रिजर्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तरह तरह की चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि ऑलरेडी हम लोग ने इतने सारे डेप्थ ले लिए हैं। आप खुद ही सोचिए कि कितना ज्यादा डेप्थ बढ़ चुका है इंडिया के ऊपर है, एक एक बंदे के ऊपर कितने कितने करोड़ों का डेप्थ है इफ यू टॉक अबाउट। तो आई विल नॉट गो डेप्थ इन दिस, क्योंकि हमें पता है कि ये अलग एक लंबा चैप्टर है जो कि इससे इन्वॉल्व तो है, डेफिनेटली इससे अलग नहीं है। क्योंकि जहां पे आप बात करती हैं जीडीपी की और जहां पे आप प्रोग्रेस की बात करती हैं, आप यहाँ पे भूल जाते हैं कि हमारे ऊपर डेप्थ कितना है। तो फिर वही चीज आता है कि दिखाने के लिए जीडीपी बहुत अच्छा दिख रहा है, बट तो देखने के बावजूद हमारे ऊपर इतना डेप्थ है, हमारी ये रुपए की वैल्यू इतनी घट रही है, क्यों भाई? क्योंकि आप दोनों चीज को इक्वली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज तो बिल्कुल हाई दिख रहा है और फिर अंदर जा रहे हैं तो पता चल रहा है वो बंदा तो बिल्कुल ही खाली, मतलब वो बोलते हैं ना, ऊपर से बिल्कुल सूट बूट और अंदर बिल्कुल कंकाल, वो वाला हाल करते जा रहे हैं। एनीवे, एग्जाम्पल देने के लिए बहुत सारी चीज है जो अभी हमें करना चाहिए। दैट इज, एक तो हमें अपना गोल्ड रिजर्व को ध्यान देने की जरूरत है, प्लस हमें ये भी देखना है कि हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं अपनी एक्सपोर्ट। बिकॉज डेफिनेटली अगर हम एक्सपोर्ट इंक्रीज करते हैं तो जो सोमनाथ जी बात कर रहे थे, शर्मा जी जो बात कर रहे थे, देन इट वैल्यूड, तब वो वैल्यू करेगा। लेकिन अभी हमारी एक्सपोर्ट लिमिटेशन इन कंपैरिजन टू इंपोर्ट लिमिटेशन बहुत ही लेस है। और आप खुद देखिए कि आप क्या चीज एक्सपोर्ट करने हैं। आप एग्री के बारे में बात कर रहे हैं, अमेरिका, यूएस खुद की इतनी एग्री उसकी स्ट्रांग है कि वो खुद अपना मिल्क प्रोडक्ट, जिसके लिए एक बहस भी हो चुकी थी कि मिल्क प्रोडक्ट वहां का हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे बिकॉज दैट इज नॉन वेज फीडिंग वहां पे चलता है। एनी, तो वो आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स ले नहीं रहा है, एग्री में उसने ऑलरेडी राइस को मना कर दिया। अब हमारे पास कॉर्न एंड कुछ ऐसी चीज बची हैं जो कि हमारे कंप्लीटली डिपेंडेंसी है,
उसमें भी दे हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। तब उसके बाद फिर आप अगर बात कर लो मीट एक्सपोर्टिंग में, बीफ एक्सपोर्ट, तो बीफ एक्सपोर्ट में भी वी आर ऑफ कोर्स टॉप सेकंड टॉप मोस्ट, लेकिन उसमें आप रिस्ट्रिक्शन खुल के नहीं हटा रहे हैं। अगर खुल के आप हटाएं तो डेफिनेटली वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट रहेगा, क्योंकि डेफिनेटली जो मीट एक्सपोर्ट है इंडिया की वो फर्स्ट लार्जेस्ट बन सकती है सेकंड लार्जेस्ट की जगह। ठीक है तो मैम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिस पे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत है। और पॉलिटिकली मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें इंडिया की उन्नति इन्वॉल्व है, वहाँ पॉलिटिक्स को एक साइड रख के, वहाँ अपनी धारणाओं को साइड रख के हमें सिर्फ और सिर्फ अपने देश की अच्छाई के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, और ये उम्मीद करते हैं सारी पार्टियों से। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। एच उपाध्याय जी, एक बात को समझे यदि कि क्यों तेजी से गिर रहा है रुपया, या वाकई में जो चीजें आई हैं इसका कितना इफेक्ट होगा। एक स्ट्रैटेजी की बात, हालांकि मुझे सरकार का जो पक्ष रख रहे हैं अनिल जी उनको जवाब देना चाहिए, पर क्योंकि आप भी एक विपक्ष हैं और देश की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात होती है, जो भी चीजों का उतार चढ़ाव होगा वो इफेक्ट यहीं पर होगा, वो कहीं और नहीं होगा। तो कैसे इसको देखते हैं, क्या कोई सुझाव दे सकते हैं कि किन चीजों पर काम करने की जरूरत है, या इसका महत्वपूर्ण एक कारण यदि देखा जाए तो क्या मानते हैं? जी राशि जी, आप तमाम विद्वान एक्सपर्ट ने अपनी बात कही बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन ये आज हमारा देश की आम जनता इसको समझने में कितना सफल होगी ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। हम सीधी भाषा में बात करेंगे क्योंकि हम लोग राजनीतिज्ञ हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता हैं। अर्थशास्त्री और अर्थव्यवस्था के संबंध में हमारे विद्वान साथियों ने अपनी बात कही। हम प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के ही शब्दों में कहते हैं, उन्होंने 2014 में कहा था कि अगर मुद्रा का मूल्य गिर रहा है, हमारा रुपया कमजोर होता जा रहा है, तो समझ लीजिए एक नाकामी या निकम्मी सरकार है और प्रधानमंत्री की साख और इज्जत गिर रही है। और कहते थे कि हमारे आस पास पड़ोस सबका रुपया मुद्रा मूल्य बढ़ रहा है, हमारा गिर रहा है। ये मौन है, इस पर कुछ बोलते नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी आज क्यों मौन है? आज रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले 55-56 से पहुंच गई है 90 के ऊपर। ये तो मैं मानता हूं कि इससे प्रधानमंत्री की असफलता प्रदर्शित हो रही है। और जिस तरह इस समय की जनता ने इस बात को माना कि हमारी प्रतिष्ठा गिर रही है, प्रधानमंत्री गिर रही है और सरकार बदली, तो इस समय भी जनता माननी चाहिए और कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब विपक्ष में होते हैं तब किस तरह की बात करते हैं, और जब अपने ऊपर खुद है तो मौन साधे हुए हैं। दूसरी बात, हमारे सुरेश जी या ओम जी शर्मा जी कह रहे थे कि हमारा इसका ये नहीं कोई इफेक्ट है, हमारे जो है मनी पावर का फायदा हो रहा है। अरे कितने मनी पावर लोग जा रहे हैं विदेश में, हमारे प्रधानमंत्री स्वदेशी का एजेंडा चला रहे हैं। विदेशों से हमारा कैसा संबंध है, विदेशों से हम जो है हथकड़ियां लगाकर अपने देश आ रहे हैं और जा रहे हैं। अगर कुछ तो पढ़ाई के लिए जाएंगे तो महंगा पड़ेगा, उनके लिए शिक्षा महंगी पड़ेगी। आप बताइए। दूसरी बात, अगर हम देखें तो 5 साल में आपके भी रिपोर्ट में है 2 लाख से अधिक कंपनियां बंद हो गई है और 83,000 तो केवल 22-23 में बंद हुई थी। ये हम पूरे की बात कर रहे हैं। इस समय तो हमारा मुद्रा का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है, जैसे हमारा आयात प्रभावित हो रहा है। हम कोई चीज मंगा रहे हैं तो अधिक हमको पैसा देना पड़ रहा है। हमारी शिक्षा महंगी पड़ रही है विदेश में जाने पर। और वो बात अलग है कि ओम जी कह रहे हैं कि हमारे जो विदेश में काम कर रहे हैं उनको ज्यादा 10,000 रुपया मिलेगा, तो भैया जो पढ़ने के लिए भी जा रहे हैं उनको कितना गुना पैसा देना पड़ेगा। और वो तो वहां छोड़ दीजिए, बराबर मान लीजिए आपकी हो जाती है, बल्कि ये पढ़ने वाले लोगों पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। हमारे देश में रोजगार की क्या स्थिति है? देखिए, ये इनका यही स्थिति है कि सूट बूट के अंदर फटी बनियान वाला हाल है। ये जीडीपी कहते हैं हमारी 8% बढ़ रही है। तो ये जीडीपी अगर बढ़ रही है तो हमारी मुद्रा की मूल्य क्यों गिर रही है? प्रति व्यक्ति आय लगभग 140वें स्थान पर हम क्यों हैं? रोजगार का दर हमारा क्यों कम है? महंगाई हमारी क्यों कम नहीं हो रही है? क्रूड ऑयल का दाम, जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा, कोरोना काल में -40 था, लेकिन हमको कितना फायदा मिला उसका?
आम जनता को कितना फायदा मिला, वो पैसा कहाँ गया। और जब ये थे विपक्ष में, उस समय 108 रुपया पर था, तो आयल तो हम लोग 70 में बेच रहे थे। अब ये कितना 60 पर है लगभग इस समय, तब भी 100 के ऊपर चला जा रहा है। तो सीधी सीधी जनता को जो लाभ मिलना चाहिए वो कहाँ मिल रहा है। जैसा कि जाकिया जी ने कहा, हमारा जो है कर्ज लगातार बढ़ रहा है, 4 गुना अधिक बढ़ गया है, 2 लाख से अधिक कर्ज हम लोग विश्व बैंक से लिया है, विश्व बैंक के सबसे अधिक हम कर्जदार है। ये सब तमाम इस जगह चौक जो बाहरी दुनिया है उसके अंदर की मैं साफ साफ बातें बता रहा हूँ जो आम जनता को समझ में आनी चाहिए। और हमारे अर्थशास्त्रियों ने बहुत अच्छी बात कही, चाहे सुरेश जी हो चाहे ओम जी हो, सभी ने अपने अपने तरह से अपनी बात कही है। लेकिन अधिकांश विश्लेषण मिलकर ये लग रहा है कि अमेरिका से ट्रेड को लेकर, टैरिफ को लेकर जो भी बात चल रही है, चाहे हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था की जो पॉलिसी है या विदेश नीति है, वाणिज्य का क्या स्थिति है, व्यापार घाटा लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है। आप एक उदाहरण दिया हमारे साथियों ने, हमारे सुरेश जी ने, बहुत बढ़िया। 100 अरब डॉलर का हमने चीन से व्यापार किया, 18 अरब का निर्यात किया, आयात किया, 100 अरब डॉलर का निर्यात किया, 18 अरब का कितना गुना का अंतर है। एक देश की बात हम कर रहे हैं, तो हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से सोचनी है। लेकिन सरकार के काम पर कोई जू नहीं रह रही है, वो केवल कह रही है हमारा 8% जीडीपी बढ़ रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह दिया है कि फर्जी है, आपके सरकारी आंकड़े पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये बस आम जनता को दिखाने के लिए, जैसा पहले भी करते रहे हैं, 2011-12 को आधार मानकर जीडीपी की बात करते हैं, 15 में उसका अंतिम विश्लेषण आया, आपके चैनल पर हमने विश्लेषण किया इसको जो है। तब उसके बाद एक कमेटी बनी, उसके बाद इन्होंने नीति आयोग को सौंपी, जबरदस्ती नीति आयोग से कहवाया कि कह दीजिए कि जो है यूपीए के अपेक्षा एनडीए में ज्यादा विकास दर हो रहा है। बाद में इसको जो है एक विद्वान ने 2.5% की केवल बात कही, तमाम हेरफेर हुआ और नोटबंदी के बाद का कोई रिकॉर्ड नहीं है कितना हमारा रहा जीडीपी। ये आंकड़ों की छिपाते रहते हैं। 2019 के चुनाव के पहले याद करिए, हमारी बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा थी 45 साल में, लेकिन ये जारी किया तो चुनाव के बाद जारी किया। इसी तरह ये आंकड़ों के हेरफेर करते हैं, आम जनता को बस दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन आम जनता बहुत त्रस्त है। जी ठीक है, वापस आऊंगे। अनिल जी, अभी मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए। हाँ, अभी आपकी आवाज आई। हाँ, अभी आपकी ऑडियो आ रही है। अनिल जी, आपसे मेरा एक ही सवाल है। देखिए, रुपए में गिरावट होती है या हमारी इकोनॉमी में उछाल होता है या हमारी जीडीपी में उछाल होता है या हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं या हमारी डील्स बहुत अच्छी होती है, कुल मिला के यदि भारत ग्रोथ करता है तब भी सरकार की बात आती है कि वो किस तरीके से चीज़ों को रन कर रहे हैं। यदि कहीं कोई डाउनफॉल आता है तब भी सरकार के ऊपर बात आती है कि कहाँ कौन सी कमी है और किस वजह से हुआ। तो ये जो वजह है उसके लिए जिम्मेदार हमें सरकार को देखना पड़ेगा, क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए आज हम इस मुकाम पर हैं, इसलिए हमारी ग्रोथ अच्छी हुई है। लेकिन ये जो रुपए कमज़ोर हुआ, या एक रिपोर्ट कहती है कि नहीं भी कमज़ोर है, लेकिन फिलहाल जो आम भाषा में जो चीज़ें आई कि ये गिरा, शेयर मार्केट पे इफेक्ट हुआ, तो असल में अब आगे की स्ट्रैटेजी हमें ये लेकर चलनी है या सरकार की जिम्मेदारी होगी कि चलिए अभी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ना सही या बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना सही, लेकिन हमेशा एक जैसी चीज़ नहीं हो सकती। तो हमेशा हम अपनी इस रफ्तार को बरकरार रखें, कभी भी इस तरह की गिरावट आए तो हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी पे इफेक्ट ना पड़े, हमारी जो मार्केट्स हैं या हमारी जो डील्स हैं उन पर कोई भी ऐसी चीज़ ना आए। इसको लेके जिम्मेदारी और स्ट्रैटेजी ये सरकार को तय करनी। राखी जी बिल्कुल सही कहा, और मेरे पूर्व वक्ता जो यहाँ पर स्पेशलिस्ट बैठे हैं सबने अपने अपने हिसाब से अपनी बात रखी, लेकिन बड़ा स्पष्ट है कि मैं 3 कारण मानता हूँ। एक तो टैरिफ, अमेरिका की तरफ से जो उन्होंने टैरिफ लगाया है, अमेरिका ने जो दबाव बनाने की कोशिश करी है, एक एफपीआई और एक पीएफ, ये तीनों चारों तरफ से जो हुआ है तो उसका एक कारण है। लेकिन ये निश्चित तौर पर इसका मुख्य कारण वैश्विक है, घरेलू कारण नहीं है। घरेलू कारण में हम माने तो लगभग 7+8+ हमारी जीडीपी चल रही है। ये निश्चित तौर पर विश्व की सबसे तेज गति से अपनी जीडीपी है, और इसके लिए हम अपनी सरकार को बधाई देते हैं, अपनी नीतियों को बधाई देते हैं जिन नीतियों से हमारे आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर आप ये देखें पूरा दुनिया भर के अंदर डॉलर मजबूत हुआ है, येन भी गिरा है, यूरो भी गिरा है, वाम भी गिरा है,
पाउंड की भी गिरा है, यानी सब गिर रहे हैं। आप अकेले एक रुपए का गिरना विषय नहीं है, पूरे विश्व में वैश्विक मंदी है और ये टेम्परेरी है, ये स्थिर नहीं है। बहुत जल्दी अगर मानो कभी हमारी टैरिफ पर बात हो जाएगी, जैसा कि हमारे एसबीआई ने कहा भी है कि 2026 तक उम्मीद है कि इसका समाधान निकल जाएगा, और अगर जब इसका समाधान निकल जाएगा तो आप अपने आप को रुपया मजबूत होते दिखाई दोगे। ये टेम्परेरी गिरावट है, ये मतलब स्थायी गिरावट नहीं। और सही मायनों में ऐसे समय में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब मेरे कांग्रेस के भाई बड़े लंबी चौड़ी बात कह रहे थे। कांग्रेस के टाइम में डॉलर 39 रुपए से 69 रुपए पहुंचा था, यानी 30 रुपए डॉलर गिरा था कांग्रेस के राज में। अगर हम परसेंटेज देखा जाए तो जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने कहा 39 का 69 और 90, और ये जो हमारा गिरा है ये 5 रुपए गिरा है, यानी 90 रुपए। तो कितना बड़ा अंतर है और कितना तेजी से कांग्रेस के राज में गिरावट आई है। लेकिन मेरे भाई अपने गिरहवान में नहीं झांक रहे। वो जरूर है कि बीजेपी के अंदर कमी निकाल रहे हैं, जो आज बीजेपी यानी भारत को आज विश्व में पूरा मान सम्मान मिल रहा है, थर्ड अर्थव्यवस्था बन रहा है। आप चाहे मतलब निर्यात अधिक कर रहा है पहले के मुकाबले पर। पहले हम रक्षा सामग्री आयात करते थे, अब निर्यात कर रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में भारत ने तरक्की करी है और उसी की वजह से है कि अमेरिका का इतना बड़ा दबाव होने के बाद भी हम अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुके। हमने देश हित को सर्वोपरि रखा। अगर हमें पेट्रोल भी मतलब तेल भी आयात करना पड़ा तो हमने रसिया से करा, अमेरिका के विरोध के बावजूद। आज आप देख रहे हैं अमेरिका के विरोध के बावजूद पुतिन जी हमारे हिंदुस्तान में आए हुए हैं और कई घोषणाएं हमारे बीच में होने वाली है। तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट हूं, भारत हर क्षेत्र में सजग है और हर क्षेत्र में सजग रहते हुए अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक एक कदम वो फूंक करके धर रहा है। और रुपए का गिरावट का मकसद बताना नहीं है, हम इसका समाधान करने की बात करें। हम इसके समाधान के अंदर लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर आपको ये दिखाई देगा कि कुछ दिनों बाद रुपया मजबूत होता दिखाई देगा। और जिस मजबूती के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ, बिना किसी घबराहट के हम अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला कर रहे हैं। नहीं तो आप ये देखेंगे हमारे बाकी देश हैं उन पर टैरिफ बहुत कम है, हमारे ऊपर टैरिफ बहुत ज्यादा है। तो इसका असर तो जरूर है, लेकिन जिस तरीके से हमारी जीडीपी बहुत विश्व के में सबसे तेजी से बढ़ रही है और वो लगातार बढ़ती रहेगी, ऐसी पूरी संभावना है, तो आप ये देखेंगे हम इसका भी मुकाबला बड़े आसानी से कर सकते हैं। और ये सब हमारी विदेश नीति और जो देश के अंदर हमें बराबर उत्पादन बढ़ा रहे हैं, देश के अंदर लगातार तरक्की कर रहे हैं, हर क्षेत्र में देश को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सब का परिणाम है। और सही मायनों में आज हिंदुस्तान के अंदर कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। वो ठीक है कि ये मतलब टैरिफ की वजह से रुपया थोड़ा डाउन हुआ है और रुपया डाउन होने के बाद में जो चीजों को हमको आयात करनी पड़ती हैं उसके ऊपर दिक्कत हमें है, लेकिन इसका भी समाधान होगा। और एसबीआई की भी इस पर पैनी निगाह है और निश्चित तौर पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसका भी समाधान निकालेंगे और देश इस समस्या से ही बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी क्योंकि समय भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं चाहती हूं कि आप लोगों में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं अपनी बात रखिए, एक अच्छे सुझाव के साथ यदि चीजें आएंगी तो बहुत अच्छी होंगी। हाँ, सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, पहले आप बोलिए। हाँ, इसके बाद एचएन उपाध्याय जी आप। देखिए, जो भी विनीत जी ने बात कही कि एफआईआईज निश्चित तौर के ऊपर पे स्टॉक मार्केट के ऊपर पे एक रिफ्लेक्शन आती है, हर एक चीज की रिफ्लेक्शन आती है। और 2025 के अंदर में अभी तक तकरीबन 2.25 लाख करोड़ रुपया एफआईआईज विड्रॉ कर चुके हैं। अगर मैं पिछले 2 साल के अराउंड की बात करूं तो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ रुपया जो है एफआईआईज ने स्टॉक मार्केट से विड्रॉ किया है। ये सारा पैसा जो है एफआईआईज डॉलर के रूप के अंदर में लेकर के गए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सजेशन की बात है, देखिए एक सेगमेंट है आपका एजुकेशन का। आप ये देखिए कि यहां से देश से बाहर विदेश के अंदर में हायर एजुकेशन लेने वालों का एक जो जमावड़ा है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और यहां पर अगर सरकार काम करती है तो उसके ऊपर भी एक काम किया जा सकता है। इस समय पर तकरीबन 2025 का मैं यह डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2024 के अंदर में 13 लाख स्टूडेंट्स जो थे वो विदेशों के अंदर में पढ़ रहे थे भारतीय। अब 2025 के अंदर में 18 लाख स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है। तो आप ये आंकड़ा समझ सकती हैं कि वहां पर जो फीस जा रही है
एक साल की जो फीस है तकरीबन ज्यादा नहीं तो 20 लाख रुपए एवरेज अगर आप लगाएंगे तो इसको कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो ये जो इतना बड़ा अमाउंट जो है वहां जो फीस जाएगी उन यूनिवर्सिटीज को, उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, वो सारी डॉलर के अंदर जाएगी। ठीक है, तो वो जो डॉलर के अंदर जाएगी तो निश्चित तौर के ऊपर पे डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी। आपको एक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा कि डॉलर की किस तरीके से डिमांड जो है वो रिड्यूस हो। मेक इन इंडिया के ऊपर पे सरकार का थ्रस्ट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन मेक इन इंडिया के चलने के बावजूद भी आज भी हमारी जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और जो लेबर की कॉस्ट है वो अभी भी हाई है। आप कंपीट नहीं कर सकते चाइना के साथ में, क्योंकि चाइना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इस समय पर बिल्ड हो चुका है वो उसको अगर आप देखें और उस तक पहुंचने के लिए अगर हम कोशिश करें तो भी हमें तकरीबन 5 से लेकर के और 10 साल तक का समय लगेगा। तो उस कंपिटिटिवनेस को आप कैसे जनरेट करोगे, वहां पर सबसे बड़ा आपको काम करना पड़ेगा। आपका एक्सपोर्ट तभी बढ़ेगा जब आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में प्राइसेस के ऊपर पे काम करेंगे। आपका एक्सपोर्ट जो है वो क्वालिटी और प्राइस के ऊपर पे बायर के लिए कुछ ना कुछ सेंस रखे। इस समय पर भारतीय जो उत्पाद है, देखिए हमारे यहाँ पर जितनी भी मैक्सिमम इंडस्ट्रीज चल रही हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, मैक्सिमम 70% आज भी बाहर से चाइना से इंपोर्ट करके वो यहाँ पर असेंबलिंग का काम करते हैं। तो वो जो पैसा वहां पर जा रहा है उसको रोकने की जरूरत है, वहां पर बांध बनाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। एच.एन. उपाध्याय जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी राखी जी, मैं बस ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे अनिल बड़े भाई ने कहा तो मैं ये बता रहा हूँ कि 2014 में जब इनको हमने मुद्रा की कीमत दी थी वो 55-56 रुपया था और आज 90 रुपया हो गया। जिस तरह से इन्होंने अच्छे दिन आने की बात कही थी वो अब देखते इंतजार करते हैं 90 रुपया से कब आता है डॉलर नीचे। गलत जानकारी मत दो मेरे भाई, नीचे आता है मेरे भाई, गलत जानकारी मत दो। आप बताइए अनिल जी, कौन सी आम जनता को राहत दिया आपने? पेट्रोल में दिया, डीजल में दिया, रोजगार में दिया। आप देखिए सोने चांदी की कीमत, जैसा कि सुरेश चंद्रा जी ने बताया था, 18 से 53-54 चांदी की बता रहे थे। सोने की कीमत इधर मध्यम वर्ग के लोग अब शादियों का सीजन था, बिना सोने चांदी के आभूषण खरीदे ही या जो है 1 ग्राम या 2 ग्राम 5 ग्राम वाला जो होता है वो बनवा कर शादियां कर रहे हैं और अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन इनको नहीं इज्जत का मतलब है। इनको तो मोदी जी तो कहते थे मेरी इज्जत गिर रही है, प्रधानमंत्री गिर रही 2014 में, अब एक बार भी बोल नहीं रहे हैं। न इनके जो है प्रवक्ता लोग बोल रहे हैं भैया मोदी जी के अनुसार तो इज्जत गिरी ना। आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना 2014 में, तो आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि मेरी साथ गिर रही है, मुद्रा पतला हो रहा है तो प्रधानमंत्री जो है असफल हो रहा है? ऐसी बात कहा था कि नहीं कहा था? तो अब वो माने इस बात को, आप मानिए तो उन्हीं की भाषा में सीधे सीधे आप बता रहे हैं। और रह गया लघु और मध्यम उद्योग जिसका 97% असंगठित क्षेत्र में योगदान रहा है, आपने तो चौपट कर दिया। आप संगठित क्षेत्र के तब रोजगार को धकेल रहे हैं, संगठित क्षेत्र में मांग बढ़ रही है, असंगठित क्षेत्र के उधर जा रहे हैं, जीडीपी आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है उसका प्रभाव। लेकिन असंगठित क्षेत्र का कोई डेटा आपके पास है? न राज्यों का है न स्थानीय निकायों का डेटा कोई है। इसीलिए IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आपके डेटा को कोई विश्वसनीयता नहीं है। आप बस बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन जिस तरह से आप करते हैं उसी तरह से यही करते हैं। प्रधानमंत्री जी संसदीय सत्र में भी कहा कि 8% हमारा GDP है, लेकिन इसकी वास्तविकता को जनता और हम लोग समझ रहे हैं। वो अपने क्रय शक्ति से वो तुलना कर रही है, उसका कितना बचत हो रहा है इससे वो तुलना कर रही है। जी ठीक है। हाँ जकिया जी कुछ कहना चाह रही हैं, बोलिए मैम। राखी, मैं कहना चाह रही हूँ कि देखो दोनों चाहे सत्ताधारी हों चाहे विपक्ष हों, ये सिर्फ अपनी अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देश की इस तरीके से देखें तो अभी बहुत ही वर्तमान में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस तरह से अफ्रीकन कंट्रीज, आप समझ सकते हो, जो सबसे ज्यादा गरीब और जिसके लिए यूनिसेफ और कितने लोगों ने कितने सारे चंदे उनके नाम पे, आज वहां पे उन लोगों ने अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंसी पे ले जाने का एक मुहिम चलाया हुआ है और बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे काम हो रहा है। जब ऐसे देश जो सबसे ज्यादा गरीब माना जाता है और बहुत ही मतलब बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहां पे भी बहुत बड़ी
क्षेत्रफल है और उस पे वो लोग काम कर सकते हैं। तो इंडिया में तो मतलब आप अपनी मैन पावर को अच्छी तरह से यूटिलाइज करना सीख जाए तो यू कैन बी बेटर देन चाइना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें 5 साल और 6 साल लगेगा, लेकिन आप उस कैलिबर को, आपने मेक इन इंडिया के ऊपर जोर दिया, लेकिन कहाँ आपको मैं एक देखो, फिर मैं वही बोलती हूँ कि आप है ना, मतलब विज्ञापन और चीजें जो रिपोर्ट्स में है उनसे निकल के आप धरातल पे आ जाओ। धरातल पे जब आप जाओगे आप देखोगे कि जितनी इंडस्ट्रीज, जितने बिजनेस डिमोनेटाइजेशन के बाद से बंद हुए हैं उसमें की आपको 1/4 भी अभी तक नहीं खुली है। 1/4 नहीं खुली है। तो आप क्या कर रहे हो? मेक इन इंडिया का आप कहाँ तक पहुंच रहा है, किसको पहुंच रहा है लाभ? मैं अपना एग्जाम्पल दे सकती हूँ, मैं कम से कम 25 बार भर चुकी हूँ फॉर्म एंड आई हैव नेवर गॉट दी लोन्स एंड बहुत बार मेरे पास कॉल आ चुके हैं कि मैम आप 20% 30% देना है और ये करना है एंड वी कैन गेट इट। तो आप धरातल पे बात करो, डोंट टॉक ऑन पेपर्स। पेपर्स पे बात करने के लिए बहुत सारी चीज है, लेकिन पेपर्स पे अगर हमेशा हम लोग चैप्टर को अगर मैं प्रचार करने के लिए कुछ भी छपवा दूं और वो हकीकत नहीं है तो प्रचार ही है, हकीकत नहीं है वो चीज। फिर कभी ना कभी गिरे और ये हाँ मैम, दूसरा समय, हाँ कुछ थोड़ा सा समय की सीमा मैं चाह रही हूँ ओमनाथ जी और विनीत जी भी अपनी बात कम शब्दों में जल्दी से रखें तो एक सभी लोगों का प्रतिक्रिया 2 बार से हो जाएगा। ओमनाथ जी। देखिए, ये डॉलर का जो इतना लंबा हमने डिस्कशन किया, बेसिक रीजन ये $100 बिलियन हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और अभी हम वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। $690 बिलियन का रिजर्व हमारे पास में है और हम बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। मेरा शुरू में भी वही मत था और अभी भी मेरा यही मत है कि ये इकोनॉमिक कंडीशन है जिसके कारण रुपये की वैल्यू कम हुई है और क्योंकि डॉलर हमारा बाहर जा रहा है, चाहे वो बॉन्ड्स में पैसे नहीं आ रहे हो। और एक कभी कहीं चर्चा में आपने कहा था कि पैसा बाहर जा रहा है इसलिए इक्विटी मार्केट गिर गया। राखी जी, इससे उल्टा होता है कि मार्केट परफॉर्म हमारा 1 साल से नहीं कर रहा था। एफआई और अमेरिका के मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को जहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वहां पे जाएंगे। और अमेरिका में इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है और आपकी इकोनॉमी आपका रुपये 5% से डेप्रिशिएट हो रहा है। उन्हें कम से कम 9% कमाना पड़ेगा तब जाकर के वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। तो सारी चीजें होती हैं, जैसा अनिल जी ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ये एक छोटा सा एक पैच है इकोनॉमिक्स का, परसेंटेज टर्म्स में देख करके उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। थैंक यू। विनीत जी। हमें उसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ अपनी चीजों के अंदर या लिक्विडिटी के अंदर हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। अब जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर बोलो तो एफआईएस के ऊपर काफी सारे टैक्सेस लग गए हैं, जो अभी लास्ट टाइम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर इन्होंने टैक्सेस इंक्रीज करे। इस वजह से एफआईएस ही डरे हुए हैं, नए कोई वहां से इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही है। रीजन बीइंग के टर्म्स हमारे इतने हार्ड हो गए हैं कि वहां पे न्यू अकाउंट ओपन करने में या फिर उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट करने में मिल रहा है। साथ में अपनी मार्केट जो 1-1.5 साल से जो परफॉर्म नहीं कर रही उस वजह से भी आउट जा रहा है। और बाकी दूसरी कंट्रीज के अंदर अगर अच्छा मिल रहा है अपॉर्चुनिटी तो क्यों ना वो वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। जबकि जो फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह के जो चार्जेस थे पहले अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं मिला करते थे, लेकिन इस टाइम पे बॉन्ड यील्ड्स वहां पे काफी अच्छी बढ़ी पड़ी है। तो उस वजह से भी एक काफी उनके पास में अपॉर्चुनिटी है, जो उनको रिस्क फ्री अमाउंट मिल रहा है वहां पे, तो वो उसके अंदर ही ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे अपना आउट परफॉर्मेंस नहीं है। अब ये सारी चीजों के अंदर अगर हम लोग और लेबर लॉज और इन सारी चीजों के अंदर, जैसे चाइना हमें सब्सिडी दे रहा है अपने उन लेबर्स को और सारी चीजों के ऊपर, अगर वो चीज हम लोग सॉफ्टन अप करेंगे तभी हम लोग कंपटीशन के अंदर खड़े हो पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि चाइना जो है वो आज की डेट के अंदर एक सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और अभी हम लोग उनसे भी बहुत पीछे हैं। हम लोग 3 टाइम्स पीछे चल रहे हैं उनसे अभी भी, कि हमें मीट करने के लिए भी उनको 3 टाइम्स पहुंचना पड़ेगा। और अमेरिका पूरा का पूरा डिपेंडेंट जो है वो चाइना के प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंसी है उनकी, क्योंकि वहां पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। वो सिर्फ वेपन्स के अंदर, आपके डिफेंस ऑयल के अंदर, ये बहुत बड़े उनके पास में जो प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे वो काम करता है और एक्सपोर्ट करके वहां से बहुत अच्छा पैसा अर्न कर लेता है। अब बाकी रशिया की बात करें, रशिया से हम लोगों ने बहुत कम क्रूड इंपोर्ट किया था, जो चाइना अमेरिका से जो आता है उसका 0.5% ही था बस। वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था, तो उस चीज से हमारे ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, इस डील का एक डेफिनेटली फर्क पड़ेगा अगर पुतिन के साथ में अभी हम लोग कुछ अच्छे ट्रेड्स के ऊपर चले जाते हैं, तो अमेरिका उस चीज के ऊपर चढ़ेगा और वहां पे कहीं ना कहीं हम लोगों को एक अच्छी डील नहीं देगा। फिर ये लिंगर ऑन हो सकती है और 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए।
ठीक है, चलिए एक ऐसा मुझे लगता है चर्चा रही है, बहुत सारे सब लोगों के सुझाव भी आए हैं, सब लोगों की बातें भी आई हैं। ओवरऑल ये बात तो सच है कि ऑलमोस्ट इसको रिलेट किया गया पुतिन के दौरे से, तो यस सबकी नज़रें फिलहाल अभी उस पर हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होगी कि वहाँ से क्या फ्रूटफुल रिजल्ट आता है, क्योंकि यहाँ से सब कुछ अच्छा होगा। अभी तो उनके आने के बाद ही पता नहीं अमेरिका में क्या क्या हो गया होगा, तो वो चीज़ें धीरे धीरे आएंगी तो इफेक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ता है। क्या ठीक है, समय भी हो गया। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कितना इफेक्ट पड़ेगा, कितनी ग्रोथ बढ़ेगी, रुपए का कितना इफेक्ट है, कितना नहीं, हर एंगल पे सबकी बात हुई है और हमें ये समझना पड़ेगा कि अपनी स्ट्रैटेजी को क्लियर रखना है, अपनी रणनीति पर काम करते रहना है। जिस तरीके से इकोनॉमी पे और जीडीपी को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस रफ्तार को कम नहीं होने देना है और इस रफ्तार को कम नहीं होने देने के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा उस पर हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।